रूल 11 हमारा क्लियरली ये कहता है कि बाद पत्र को कब रिजेक्ट किया जा सकता है। कोर्ट निम्न आधारों पे, निम्न ग्राउंड पे आपका सिविल सूट जो प्लेंट है उसको रिजेक्ट कर देगा। फर्स्ट ग्राउंड क्या होगा? फर्स्ट ग्राउंड ये होगा, आपने प्लेंट तो दाखिल किया लेकिन उसमें कॉज ऑफ एक्शन क्लियर नहीं समझ में आ रहा है, उसमें लिखा ही नहीं है आपने, मान लीजिए, तो आपका उस ग्राउंड पे आपका प्लेंट है वो रिजेक्ट कर देगा कोर्ट। सेकंड सब रूल हमारा कहता है कि जब मांगे गए जो रिलीफ है, अंडर वैल्यूड रिलीफ है, और न्यायालय ने उसके लिए आपको समय भी दिया कि आप इसको सही करके 20 दिन में सही मेरे को दे दो, लेकिन फिर भी आप ऐसा नहीं करते हो, तो आपका उस ग्राउंड पे बी वाले सब रूल में आपका प्लेंट रिजेक्ट कर देगा। सी हमारे क्लियरली ये कहता है कि मांगा गया रिलीफ तो ठीक है, लेकिन प्लेंट में जो स्टाम्प फीस है वो ठीक नहीं लगाई है, फिर भी कोर्ट ने आपको 20 दिन का टाइम दिया। मान मैं एग्जाम्पल के लिए 20 ले रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है, 20 दिन, 15 दिन, 30 दिन, तो 20 दिन का टाइम दिया, और उसके बाद भी आपने उसको ठीक नहीं किया, उस ग्राउंड पे भी आपका प्लेंट रिजेक्ट हो जाएगा। सी सब रूल 3 पे, सी पे। और सब रूल डी देखिए, प्लेंट में लिखे गए फैक्ट से ये क्लियरली ये पता चलता है कोर्ट को कि आपका जो सूट है वो बार्ड है, लिमिटेशन। एग्जाम्पल जैसे कि लिमिटेशन दी गई थी 3 साल, 3 साल में आपको सूट फाइल करना था, आप आ रहे हो 4 साल में, तो उस ग्राउंड पे आपका, क्योंकि ये बार्ड है, लिमिटेशन क्लियरली मना करता है कि भाई आपको 3 साल के अंदर सूट फाइल करना है, आप जा रहे हो 4 साल बाद, तो क्लियरली यहाँ पे आप सूट फाइल नहीं कर सकते हो, ये बार है। तो उस ग्राउंड पे आपका जो प्लेंट है उठा के रिजेक्ट कर देगा डी वाले ग्राउंड पे। ई समझिए, ये कहता है कि जब प्लेंट क्लियरली 2 कॉपी में जमा करना है, जैसे कि मैं पिछली वीडियो में ये बता के चला आ रहा हूँ आपको कि जब भी प्लेंट जितने भी फाइल किए जाएंगे ज्यादातर 2 कॉपी में होंगे, एक कॉपी तो कोर्ट रख लेगा और दूसरी कॉपी डिफेंडेंट को भेज दी जाएगी, या फिर जितने डिफेंडेंट होंगे उतनी भेज दी जाएगी। यहाँ पे क्लियरली है कि 2 कॉपी में जमा करना होता है हमेशा, ठीक है, जितने डिफेंडेंट होंगे वो बात की बात हो गई। यहाँ पे अगर 2 कॉपी नहीं है तो आपका प्लेंट रिजेक्ट हो जाएगा। एफ वाला ग्राउंड क्या कहता है कि रूल 9 हमारे क्या बात करता है, यानी कि समन जारी करने की प्रक्रिया के प्रावधानों का पालन आप नहीं करते हो, यानी कि प्लेंट 2 कॉपी में देना था, 2 कॉपी में नहीं दिया है आपने, तो रिजेक्ट कर देगा। या फिर समन के लिए जो फीस होती है वो भी प्लेंट को देनी पड़ती है, डिफेंडेंट को समन भेजे जाएंगे, वो फीस भी आपने नहीं दी है। यानी कि रूल 9 में सिर्फ इतना ही कहता है, नहीं देखा तो पिछले वीडियो जाकर देख लेना, ओके। समन भी क्लियरली अपना नहीं भेज पा रहे हैं आपकी फीस के कारण, उस केसेस पे आपका जो प्लेंट है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। प्रोवाइजो हमारा क्लियरली ये कहता है कि यदि न्यायालय ने आपको मूल्य सुधारने के लिए, मूल्यांकन के लिए, जो अंडर वैल्यू था उसको ठीक करने के लिए आपको समय दिया, और स्टाम्प फीस को समय करने के लिए भी आपको कोर्ट ने समय दिया, तो जनरली क्या होगा, ये समय बढ़ाया नहीं जाएगा। जैसे कि 20 दिन दिया गया था तो ये जनरली बढ़ाया नहीं जा सकता, लेकिन कुछ केसेस में बढ़ा देगा अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है कि बाद ही किसी एक्सेप्शनल कॉज, यानी कि असाधारण कारण से समय पर फाइल नहीं कर पाया था, और इस कारण से अगर समय उसको हमने नहीं बढ़ाया है तो उसको गंभीर डैमेज हो जाएगा। देखो उस केसेस में आपका जो समय है वो कोर्ट बढ़ा सकता है। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक दिस चैनल। तो अपन सीपीसी के ऑर्डर पढ़ रहे थे, तो ऑर्डर 7 अपना अभी चल रहा है, और ऑर्डर 7 में अपने पिछली वीडियो में अपन ने पढ़ा था 10A और 10B, ठीक है। और आज अपन पढ़ने वाले हैं रूल 11 और रूल 12, ठीक है। 2 रूल पे आज हम बात करेंगे, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान से देखिएगा और रिपीट करके ज़रूर देखिएगा जब भी आपको टाइम मिले, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी यहाँ से, मल्टीपल क्वेश्चन भी पूछे गए हैं बहुत टाइम, बहुत अभी मैंने चेक किया था, बहुत सारे बुक्स में एग्ज़ाम्स में आए हैं ये, ठीक है। तो चलिए देखते हैं रूल 11 हमारा क्या बात करता है। रूल 11 क्लियरली सीधा ये कहता है कि प्लेंट कब अस्वीकार कर दिया जाएगा, यानी कि प्लेंट को कब रिजेक्ट कर दिया जाएगा। समझिए ध्यान से कि जब भी आप सिविल सूट फाइल करोगे तो जो प्लेंट होता है वो आपका प्लेंट है कब रिजेक्ट कर देगा कोर्ट, किन ग्राउंड पर रिजेक्ट होगा, उन ग्राउंड को आज हम समझने वाले हैं। तो समझिए क्या है कि बाद पत्र को, यानी कि प्लेंट को निम्न ग्राउंड पे ही अस्वीकार रिजेक्ट किया जाएगा। यहाँ पे मैं सेल बी लिख लिया है, मैं ज़्यादातर क्या है जो कंपलसरी होता है करने के लिए वो मैं लिख लेता हूँ क्योंकि मेरे को ईजी लगता है, ठीक है। तो सेल यूज़ हुआ है यानी कि कंपलसरी है, वो आपका रिजेक्ट ही हो जाएगा। समझिए फर्स्ट सब रूल हमारे क्या बात करता है कि जब प्लेंट कोई कॉज ऑफ एक्शन, यानी कि वाद का आधार प्रकट नहीं करता, यानी कि आपने कोई प्लेंट फाइल किया सिविल सूट का और उसमें कॉज ऑफ एक्शन नहीं निकल रहा है, यानी कि सिविल सूट में आपने फाइल तो कर दिया लेकिन उसमें पता ही नहीं चल रहा कि भाई कॉज ऑफ एक्शन कब प्रकट हुआ, कब निकला, तो ये क्लियर नहीं है, तो उस केसेस में जो कोर्ट है आपका सिविल सूट उठा के रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। तो फर्स्ट ग्राउंड ये हो गया कि आपका कॉज ऑफ एक्शन क्लियर नहीं हो रहा है प्लेंट से, तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा प्लेंट। सेकंड हमारा समझिए सब रूल बी हमारा कहता है कि जब मांगी गई राहत, यानी कि जो रिलीफ आपने मांगा है उसका मूल्यांकन आपने कम किया है, यानी कि अंडर वैल्यू रिलीफ है, और न्यायालय द्वारा वादी को निश्चित समय भी दिया गया है कि उसको आप सही कर लो, फिर भी आप उसको सही नहीं करते हो, तो उस केसेस में जो आपका प्लेंट है वो कोर्ट क्या है उसको रिजेक्ट कर देगा। पहले कोर्ट ने आपको क्लियरली बताया कि ये अंडर वैल्यूड है, ठीक है। उसके बाद आपको टाइम दिया कि 15 दिन दिया मान लीजिए, या फिर 20 दिन दिया, उसके बाद भी आपने उसका रिप्लाई फाइल नहीं किया,
सही ठीक करके, तो उसके बाद आपका जो प्लांट है वो रिजेक्ट कर देगा कोर्ट। सब रूल 3 समझिए सी, कि जब मांगा गया रिलीफ तो ठीक है, लेकिन प्लांट अपर्याप्त स्टाम्प है, यानी कि जो स्टाम्प फीस है वो अपर्याप्त है, जो उचित होनी चाहिए वो नहीं लगाई है आपने फीस, ठीक है। और न्यायालय द्वारा निश्चित समय में, मान लीजिए फीस पर्याप्त नहीं थी, कोर्ट ने बोला है कि आपको 20 दिन में दे रहा हूँ, इसको ठीक करके वापस लाइए, और आप 20 दिन में भी, निश्चित समय में भी पर्याप्त स्टाम्प पेपर लगाने को कहे जाने पर भी वादी ऐसा नहीं करता है, तो उस केसेस में आपका जो प्लांट है वो कोर्ट उठा के रिजेक्ट कर देगा। तो ये सब रूल सी भी समझ में आ गया होगा। सब रूल डी समझिए कि जब प्लांट लिखे गए तथ्यों, यानी कि जो फैक्ट लिखे हैं प्लांट में, ठीक है, उससे ये प्रतीत हो रहा है कि जो आपका वाद है, सिविल सूट है, वो कानून के द्वारा बार है, यानी कि बार्ड कर दिया गया है, यानी कि रोक दिया गया है। कब रोक दिया जाता है? ज़्यादातर मैंने एग्जांपल के लिए डाला है कि उसकी 3 साल की लिमिट थी, आप आ रहे हो 4 साल में कोर्ट सूट फाइल करने, तो यहाँ पे क्या है, ये बार्ड है कानून के द्वारा कि 3 साल का लिमिटेशन है, तो आप 4 साल बाद नहीं आ सकते सूट फाइल करने, आपको 3 साल के अंदर अंदर ही सूट फाइल करना होगा। तो उस केसेस में जो आपका सिविल सूट है वो कोर्ट रूल 11 के सब रूल डी ग्राउंड पे आपका रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। अब सब रूल ई समझिए कि जब प्लांट डुप्लीकेट कॉपी में दाखिल नहीं किया गया है, मैंने क्लियरली बताया था कि जब भी सिविल सूट में फाइल किए जाएंगे, क्रिमिनल में यही होता है कि जब भी सिविल सूट फाइल किया जाएगा तो 2 कॉपी में करना है, ठीक है। एक कोर्ट के पास रहेगा और दूसरा जाएगा डिफेंडेंट के पास। तो यहाँ पर 2 कॉपी में आपको जमा करना था, लेकिन आपने नहीं किया है, तो उस केसेस में जो आपका प्लांट है वो रिजेक्ट कर देगा ई वाले ग्राउंड पे। अब आपका एफ समझिए, जब वादी रूल 9 याद करिए, नहीं याद है तो पिछला वीडियो जाके देखिए, ठीक है। रूल 9 यानी कि समन जारी करने की प्रक्रिया के प्रावधानों का पालन नहीं करता है, यानी कि 2 कॉपी में देना था, 2 कॉपी में आपने नहीं दिया है, मान लीजिए दे दिया, फिर आपने समन के लिए जो फ़ीस जमा करनी थी वो आपने फ़ीस जमा नहीं करी है पर्याप्त, तो उस केसेस में 9 का जो आपने पालन नहीं किया है तो एफ ग्राउंड पे आपका सूट रिजेक्ट कर देगा कोर्ट। लेकिन प्रोवाइज़ो यहाँ पर दिया है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। प्रोवाइज़ो हमारा कहता है कि यदि न्यायालय ने वादी को मूल्यांकन सुधारने के लिए और जो कोर्ट फीस, स्टाम्प फीस लगाने के लिए टाइम दिया, ठीक है, तो समय सामान्यतः बढ़ाया नहीं जाएगा। मान लीजिए 20 दिन का समय दिया गया था, तो जनरली क्या है, जो 20 दिन का टाइम है वो बढ़ाया नहीं जाएगा, ठीक है, जनरली। लेकिन यदि न्यायालय सेटिस्फाई हो जाए कि वादी किसी असाधारण एक्सेप्शनल केसेस कॉज के कारण समय पर कार्य नहीं कर सका है, कोई असाधारण कारण था कि इस कारण से नहीं कर पाया, और समय ना बढ़ाने से गंभीर वादी को खतरा हो सकता है, गंभीर नुकसान हो सकता है, डैमेज हो सकता है वादी को, प्लेंटिफ को, तब न्यायालय वो समय बढ़ा सकता है। ये प्रोवाइजो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। लेकिन तो वैसे तो ध्यान रखने का लिए तो पूरा रूल ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्पज़ से, ठीक है, क्योंकि ये मैंने लिख दिया पूरा शॉर्ट। अगर आपको पूरा नहीं पढ़ना तो आप इसको पढ़ के निकल सकते हो जब रिवीजन करो तो, ठीक है। और मैं सजेस्ट करूँगा जब भी रिवीजन करोगे तो मेरी वीडियो का 1.5x पे इसको रिवीजन करिएगा, जब भी जितनी भी वीडियो आप देखते हो तो। और शॉर्ट्स पढ़ते हम क्या है, वाद पत्र को तभी स्वीकार किया जाएगा जब वैधानिक और औपचारिक आवश्यकताओं को पूरी करता होगा, यानी कि ज़रूरतों को पूरी करता होगा तभी एक्सेप्ट होगा। अगर इन ज़रूरतों को पूरी नहीं करते आपका प्लांट तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले कॉज ऑफ एक्शन क्लियर नहीं है तो रिजेक्ट हो जाएगा, गलत तरीके से मूल्यांकन किया गया तो रिजेक्ट हो जाएगा, स्टाम्प फीस प्रॉपर नहीं है रिजेक्ट हो जाएगा, लॉ में बाढ़ किया गया है आपका सूट तो बाढ़ रिजेक्ट हो जाएगा प्लांट, और डुप्लीकेट कॉपी में नहीं है तो रिजेक्ट हो जाएगा, 9 का पालन नहीं किया है रूल 9 का तो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल भी समझ लीजिए, ए बी मुकदमा करता है, लेकिन प्लांट में यह नहीं लिखा है कि बी कौन सा कानून ये अधिकार तोड़ता है, कानूनी अधिकार तोड़ा है, नो कॉज ऑफ एक्शन, कि कॉज ऑफ एक्शन उसने लिखा ही नहीं अपने प्लांट में, तो प्लांट आपका रिजेक्ट हो जाएगा। बी वाला समझिए, जो कि यहाँ पे जो मैंने लिखा है अंडर वैल्यू क्लियर नहीं सही समझ में नहीं आया हो तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि अंडर वैल्यूड का मतलब क्या है, कि यदि वादी ने अपनी राहत के लिए मूल्यांकन जानबूझकर या फिर गलती से गलत लिख दिया है, यानी मुकदमे की असली कीमत रियल वैल्यू से ज़्यादा है, यानी कि आपने रियल वैल्यू बताई है 1 लाख की, लेकिन आपकी जो प्रॉपर्टी है केस की वो 10 लाख रुपए की है, तो उस केसेस में आपने क्या है कम बताया, तो इसको अंडर वैल्यू कहेंगे। अब इसमें मैंने एग्जांपल भी है तो उससे आपका क्लियर हो जाएगा डाउट, तो
चिंता मत करो। ए ने बी के ऊपर 10 लाख रुपए प्रॉपर्टी के लिए दावा किया, लेकिन 1 लाख का कोर्ट फीस लगाया है, यानी कि 1 लाख के ऊपर आपने कोर्ट फीस लगाया है। लेकिन तो क्या हुआ, ये अंडर वैल्यूड हुआ और सुधारने से मना भी कर दिया। मना नहीं किया तो आपको टाइम दिया था 20 तारीख का, लेकिन 20 दिन के अंदर अंदर आपने नहीं कर पाया, उसको नहीं सुधार पाए, तो उस केसेस में जो आपका प्लांटर रिजेक्ट कर देगा कोर्ट। 3 वाला एग्जांपल समझिए। एक का लिमिटेशन के अंदर 12 साल का, आप 12 साल बाद दायर कर रहा है, लिमिटेशन के अनुसार 12 साल बाद दायर हुआ है, लेकिन जो इसकी एक्चुअल लिमिटेशन थी वो 3 साल थी, और आप आ रहे हो 12 साल बाद, सॉरी 12 साल बाद, तो आपका जो लिमिटेशन के अकॉर्डिंग बाहर है आपका सूट, तो आप वो सीधा सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये हमारा रूल 11 हमारा कंप्लीट होता है। इसमें कोई डाउट होता तो पूछ सकते हो, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, और कोई कन्फ्यूज़न होती तो पूछ लिया करो, ठीक है। वैसे तो मैंने बहुत ईजी कर देता हूँ, तो कैसे डाउट आएगा ही नहीं। अब नेक्स्ट रूल पे बात करते हैं, रूल 12 पे। रूल 12 हमारा क्या बात करता है कि बादपत्र को नामंजूर किए जाने पर प्रक्रिया क्या होगी, यानी कि बादपत्र आपका जो प्लांट है वो रिजेक्ट हो रहा है, तो उसमें अब क्या करना है, उसके आगे की प्रोसेस तो बताओ हमें। रूल 12 हमारा बात करता है कि बादपत्र अस्वीकार की जाने की स्थिति में प्रोसेस क्या होगी। जब न्यायालय किसी प्लांट को अस्वीकार कर देता है, जो हमने मैंने यहाँ पे धारा लिख दी है, इसको रूल 11 कर लीजिएगा, ठीक है। रूल 11 में रिजेक्ट कर देता है आपका प्लांट, तो न्यायाधीश को इसके लिए एक औपचारिक आदेश, फॉर्मल ऑर्डर करना होगा, जिसमें उसको क्या लिखना होगा, उसमें स्पष्ट ही लिखना होगा कि आपका जो प्लांट है क्यों रिजेक्ट कर रहा है। कभी भी कोई भी काम करता है कोर्ट, तो उसके पीछे रीज़न ज़रूर लिखता है, क्योंकि जब अपील होती है तो अपीलाट कोर्ट को तो आपको पता होना चाहिए ना, क्या ये कांड जो हुआ है वो किस रीज़न से हुआ है, तो उस रीज़न को क्लियरली समझ सके, इसलिए ये हर कारण लिखे जाते हैं। कुछ भी तुम स्टेप लोगे लॉ में, तो उसका कारण जज लिखता है हमेशा। तो यहाँ भी क्लियरली वही बात कर रहा है कि जब भी प्लांट आपका रिजेक्ट किया जाएगा, तो उसके पीछे आपको रीज़न लिखना होगा क्यों रिजेक्ट कर रहे हो, ठीक है। और उसके पीछे रीज़न क्या रीज़न था, एग्जाम्पल मैंने क्लियर बना दिया ताकि समझ में आ जाएगा। मान लीजिए किसी वादी की कॉज ऑफ एक्शन नहीं है, वादी ने प्लांट दाखिल किया, उसमें कॉज ऑफ एक्शन नहीं है, प्लांट दाखिल किया, न्यायालय इसे रिजेक्ट करता है, तो आदेश में उसे क्लियरली लिखना होगा, क्या लिखना होगा कि वादी का जो प्लांट है ऑर्डर 7 के रूल 11 के सब रूल ए में सीपीसी के अंतर्गत इस कारण से रिजेक्ट किया जाता है कि इसमें कोई भी कॉज ऑफ एक्शन नहीं दर्शाया गया है प्लांट में, इसलिए मैं इसको रिजेक्ट कर रहा हूँ। तो इस तरह से आपको नोट करना होगा। रूल 12 सिर्फ इतना ही कहता है, जब भी रिजेक्ट करोगे सिर्फ इतना आपको लिखना होगा, यानी कि रीज़न लिखना है प्रॉपर, और नोट में कुछ नहीं है, बस मैंने लिख दिया है कि रिजेक्ट करने के लिए रूल 11 है 7/11, इतना याद रखिएगा। और 7/11 में आपका प्लांट रिजेक्ट होता है, और 7/12 में आपको उसका कारण लिखना होता है। बस ये हमारा याद हो गया, ठीक है। तो ये हमारा रूल 11 था। रूल 11 समझ में आया हो तो मेरे को बताइएगा, ठीक है। वीडियो पसंद आए लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, कमेंट भी कर दिया करो अगर पसंद आते हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।